हेलो दोस्तों, मैं मोहित वासवान स्वागत करता हूं आपका इस एमबी डिफेंस एकेडमी के ई लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हम ऑलरेडी ही जैसे कि सामान्य विज्ञान की जो सीरीज़ चला रहे हैं जनरल साइंस की, इसमें हम ऑलरेडी 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 जो है वो अभी रनिंग में है और इकाई 3 का नाम है साउंड यानी कि ध्वनि। इसमें ध्वनि से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 19 होने वाला है। ऑलरेडी 18 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 18 वो यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने अप टू 26 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज हम इसको शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वस्तु के वेग यानी कि कोई वस्तु है जो उसकी स्पीड है वो तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में, यानी कि जो माध्यम है जो मीडियम है वो भी चेंज नहीं किया जाए और जो कंडीशंस है वो भी यूं ही रहने दी जाएं, वो भी चेंज नहीं की जाएं, तब ध्वनि के वेग यानी कि जो साउंड की वेलोसिटी है उसके अनुपात को कहते हैं। इसे अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे जैसे वस्तु का वेग बटे ध्वनि का वेग। तो इस रेशियो को क्या कहेंगे, ये रेशियो दोनों का क्या कहलाएगा? तो इसको बोलते हैं हम मैक संख्या या मैक नंबर। ठीक है, तो इसमें फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए स्थायित्व संख्या, ऑप्शन बी लैप्लास संख्या, ऑप्शन सी ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन डी मैक संख्या। तो इससे बोलते हैं मैक संख्या। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, यानी कि जो मैक नंबर है, ये मैक संख्या है, इसका यूज़ किस में किया जाता है? तो जो इसका यूज़ है वो जो बहुत तेज़ गति से चलने वाले व्हीकल या कोई वस्तु हो उसके लिए किया जाता है। और मोस्टली हम इसका यूज़ जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, वायुयान होते हैं, उनके लिए करते हैं। जो उनकी स्पीड नापते हैं, हम स्पीड मेज़र करते हैं, वो मैक नंबर में ही करते हैं। तो ऑप्शन ए है ध्वनि के, ऑप्शन बी जलयान के, ऑप्शन सी वायुयान के, ऑप्शन डी अंतरिक्षयान के। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी इसका, वायुयान के। यानी कि जो वायुयान की स्पीड होती है उसको हम मैक नंबर में काउंट कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है किसी एरोप्लेन की। 1 मैक, 1.2 मैक या 2 मैक या 2.5 मैक या मोर देन 4 मैक। जो 5th जनरेशन के जैसे एरोप्लेन है उनकी और ज़्यादा है। तो इसमें मोस्टली होता है क्या है कि हम जो साउंड की वेलोसिटी है उससे कंपैरिजन करते हैं किसी भी वस्तु के वेलोसिटी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण, या तो हम इसे ध्वनि मापने की इकाई बोल सकते हैं या ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसको, या फिर इसको हम जो शोर होता है, नॉइस होता है, उसको मापने की भी इकाई बोल दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन इसमें 4 दिए। ऑप्शन ए फोन में, ऑप्शन बी डेसी में, ऑप्शन सी डेसीबल में, ऑप्शन डी डेसीमल में। तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे नाम दिए डेसी, डेसीबल, डेसीमल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डेसीबल में। और ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2011 में क्वेश्चन। ठीक है, डेसीबल में। तो डेसीबल ध्वनि मापने की इकाई बोल सकते हैं डेसीबल को, या ध्वनि प्रदूषण मापने की या शोर मापने की इकाई क्या है, डेसीबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, यानी कि जब हम नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो ध्वनि, जो साउंड निकलती है उसकी तीव्रता कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। क्योंकि डेसीबल में हम नापते हैं ध्वनि को तो डेसीबल में ही आएगा। तो ऑप्शन है 20 से 30 डेसीबल, ऑप्शन बी 30 से 40 डेसीबल, ऑप्शन सी 50 से 60 डेसीबल, ऑप्शन डी 90 से 100 डेसीबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 30 से 40 जो डेसीबल होता है उसमें ही हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा कि 100 डेसीबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत यानी कि किसके बराबर होगा। अगर कहीं से 100 डेसीबल का शोर आ रहा है या नॉइस आ रही है तो वो किसके लेवल की नॉइस होगी। ऑप्शन ए ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, बिल्कुल गलत। जो ठीक सुनी जाती है वो लगभग 30, 40, 50 इतने तक की होती है। इसका ऑप्शन भी साधारण वार्तालाप जो हमने बताया 30, 40 की, वो भी गलत नहीं है। ऑप्शन सी गली के शोरगुल की आवाज़, तो ये लगभग 60 से 70 डेसीबल होती है, तो ये भी गलत।
लेकिन इसमें नेक्स्ट दिया ऑप्शन डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, जो मशीनें लगी होती हैं दुकानें या किसी फैक्ट्री में, तो उनसे काफ़ी शोर निकलता है, तो वो लगभग 100 डेसिबल के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी यानी कि ग्रेव या कोई ध्वनि पतली या श्रिल होती है। तो आपने देखा होगा किसी की आवाज़ मोटी होती है, किसी की आवाज़ पतली होती है, तो किस क्वालिटी के कारण होता है जो साउंड की, ये कौन सी क्वालिटी होती है जिसके कारण जो वॉइस है वो पतली या मोटी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए तीव्रता इंटेंसिटी के कारण, ऑप्शन बी तारत पिच के कारण, ऑप्शन सी गुणता क्वालिटी के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पिच। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पिच और हिंदी में तारत्व। इस तारत्व या पिच के कारण ही किसी की जो आवाज़ है वो मोटी या पतली होती है। इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड और भी क्वेश्चन है आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है। जिसे पूछा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, यानी कि अधिक पतली होती है महिलाओं की आवाज़। आपने भी देखा होगा पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है और महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का, अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो क्या होता है महिलाओं की आवाज़ का जिसके कारण वो पतली होती है। तो ऑप्शन है आयाम कम होता है, ऑप्शन बी आयाम अधिक होता है, आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी तारत्व कम होता है यानी कि पिच कम होता है, ऑप्शन डी तारत्व अधिक होता है यानी कि पिच अधिक होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो महिलाओं का जो आवाज़ है ना ध्वनि, उसका क्या पिच ज़्यादा होती है, उसका तारत्व अधिक होता है, जिसके कारण क्या उनकी आवाज़ पतली होती है, तीक्ष्ण होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इसमें पूछा है कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ अधिक प्यारी लगती है। तो इसका क्या रीज़न है। तो वैसे मैं नॉर्मली जैसे आपको बताता हूँ कि जो जैसे जैसे कोई बच्चा है वो बड़ा होता जाता है, तो उसकी क्या है, उसकी आवाज़ मोटी होती जाती है, भारी हो जाती है, जबकि बच्चे की क्या होती है, आवाज़ पतली होती है, तो इसलिए वो हमको अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। तो अगर आवाज़ पतली है तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं उसकी जो पिच है आवाज़ की, उसका जो तारत्व है वो अधिक है। तो यही इसका रीज़न होने वाला है। देखते हैं इसके चारों जो ऑप्शन है उनको। ऑप्शन ए कि बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में कम होता है। ऑप्शन बी है बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन सी बच्चों में अधिक ताकत होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन सी और डी तो मीनिंगलेस ही है यहाँ पे, इनका तो कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए और बी की। तो जो पुरुष की आवाज़ होती है वो भारी होती है, जबकि बच्चे की पतली आवाज़ होती है। जब पतली आवाज़ है बच्चे की तो उसका तारत्व है, यानी कि जो उसकी पिच है उसकी वॉइस की वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, पुरुष के कंपैरिजन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा है कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन बी उसकी तरंग दैर्घ्यता अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका आयाम अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका वेग अधिक होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था इस पतली और मोटी आवाज़ के संबंध में कि उसकी पिच से रिलेट किया था इसको हमने, कि अगर पिच ज़्यादा है तो आवाज़ पतली होगी, अगर पिच कम है, तारत्व कम है तो आवाज़ मोटी होगी। लेकिन इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें एक में आवृत्ति दिया गया है यानी कि फ्रिक्वेंसी दी गई है। ऑप्शन बी में तरंग दैर्घ्यता यानी कि वेवलेंथ दी गई है। ऑप्शन सी में एम्पलीट्यूड दिया गया और ऑप्शन डी में उसकी वेलोसिटी दी गई है। लेकिन इसमें पिच तो कोई दी किसी भी ऑप्शन में नहीं दी। तभी ऐसी स्थिति में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कंडीशन में क्या है कि जैसे पिच ज़्यादा होती है, पिच यानी कि तारत्व, तो जितनी पिच अधिक होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति जो होगी वो भी अधिक होती है। आवृत्ति को हम एन से प्रदर्शित करते हैं यानी कि एन से डिनोट करते हैं। तो अधिक पिच मतलब अधिक आवृत्ति, कम पिच मतलब कम आवृत्ति। तो यहाँ सीधे सीधे पिच का तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें आवृत्ति का ऑप्शन दिया है। तो यानी कि यहाँ पूछा है कि स्त्रियों की आवाज़ के बारे में, तो स्त्रियों की क्या पिच जो ज़्यादा होती है, तारत्व तो अधिक होता है, तो उनकी आवृत्ति जो उनकी वॉइस की वो भी अधिक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। यानी कि एक सितार है और एक बांसुरी है, उसे एक ही स्वर पे बजाया जा रहा है। अगर एक स्वर पे बजाया जा रहा है तो मतलब है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एक ही है,
और उसकी जो पिच है, तारत्व है, वो भी एक है। तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों साउंड को अलग अलग कैसे पहचानेंगे, किस क्वालिटी के कारण इसको हम पहचानेंगे? ऑप्शन ए तारत, प्रबलता और गुणता के आधार पर, ऑप्शन बी केवल तारत और प्रबलता, ऑप्शन सी केवल ध्वनि प्रबलता के आधार पर, ऑप्शन डी केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। ये जो ध्वनि गुणता होती है यही वॉइस की क्वालिटी होती है जिसके आधार पर हम समान आवृत्ति यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम पिच की जो वॉइस होती हैं उनमें डिफरेंस पता कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी पहले आईएएस में पूछा जा चुका है 1995 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? यानी कि इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये चार एक क्या है, क्वालिटी है यानी कि गुण है, ठीक है, तरंगों के। तो इसमें से कौन सा है जो ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता? यानी कि जो ध्वनि तरंगें हैं यानी कि साउंड वेव्स हैं, वो ऐसा कौन सा इसमें से क्वालिटी है जिसको प्रदर्शित नहीं करती? ऑप्शन ए ध्रुवण, इंग्लिश में इसको पोलराइजेशन बोलेंगे। ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, और ऑप्शन सी परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और ऑप्शन डी अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि ध्रुवण। जो पोलराइजेशन होता है उसको जो साउंड वेव्स हैं वो प्रदर्शित नहीं करती, यानी कि साउंड वेव में ध्रुवण का गुण नहीं होता है, पोलराइजेशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? ऑप्शन ए 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 70 डेसिबल, ऑप्शन सी 85 डेसिबल, ऑप्शन डी 95 डेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 95 डेसिबल। 95 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड होती है उसको हमारे नॉर्मल व्यक्ति कोई कान नहीं सुन सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए मोटर गाड़ी, ऑप्शन बी रेलवे इंजन, ऑप्शन सी पॉप म्यूजिक, ऑप्शन डी हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो इन चारों में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा शोर करेगा वो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करेगा, वही सबसे ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन करेगा, जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ होगी। तो आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ किसकी है? जब हवाई जहाज़ की, जब वो टेक ऑफ करता है यानी कि जब वो उड़ान भरता है तो उसकी आवाज़ सबसे अधिक होती है इसमें। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी कि हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। तो यह घटना उदाहरण है। ऑप्शन ए रमन प्रभाव का, ऑप्शन बी जूल थॉमसन प्रभाव का, ऑप्शन सी क्रम्पटन प्रभाव का, ऑप्शन डी डॉपलर प्रभाव का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉपलर प्रभाव। यानी कि जो डॉपलर इफेक्ट है ये उसी की वजह से हमें ऐसा होता है। क्या होता है कि जैसे कोई ट्रेन है या कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ मान लीजिए एग्जांपल के लिए, यहाँ रेलगाड़ी एक जस्ट उदाहरण के लिए आपको दिया गया। तो जो रेलगाड़ी की सीटी है या किसी व्हीकल का हॉर्न है उसकी आवाज़ क्या होती है कि अगर हम उससे दूर जा रहे हैं तो वो कम होती जाएगी और अगर उसके पास आ रहे हैं तो वो हमें बढ़ती हुई सुनाई देती है। तो इस प्रभाव को यानी कि इस इफेक्ट को डॉपलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिखाया था, उसको समझाया था। तो इसलिए इस प्रभाव का नाम डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। वैसे आपने डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव की परिभाषा भी पढ़ाई होगी, जिसमें क्या है कि जो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु है यानी कि जहाँ से जो ध्वनि है वो उत्पन्न हो रही है वो, और अगर जहाँ तक जो रिसीवर है जो जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है या जनरेट हो रही है वो तो क्या हो गया, उसका स्रोत हो गया, और जो जहाँ रिसीव हो रही है जो रिसीवर है जो श्रोता है यानी कि जो सुन रहा है एक वो हो गया। अगर दोनों में सापेक्ष गति हो रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी से जो साउंड है वो जनरेट हो रही है और जिस फ्रीक्वेंसी को वो सुन रहा है तो उसमें चेंज आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। इसकी वैसे इसका जो देसी वाला एग्जांपल था वो मैंने आपको बता दिया था कि जब हम पास आते जाते हैं तो हमें वो हाई फ्रीक्वेंसी से सुनाई देती है और अगर दूर जाते हैं तो कम फ्रीक्वेंसी से सुनाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? ऑप्शन ए चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, ऑप्शन सी चंद्रमा पर विशेष प्रकार के सूट
पहने रखते हैं। ऑप्शन डी, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि मून पर जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो साउंड वेव्स होती हैं, जो ध्वनि तरंगें होती हैं, उनके लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अब माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो साउंड वेव होती हैं वो हमने बताया था दिस इज वन टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, यानी कि मैकेनिकल वेव्स का ही एक प्रकार है। और मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए यानी कि चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पर वो माध्यम वायुमंडल के रूप में उपस्थित नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे ये दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। तो इसमें थोड़ा ये गलत है प्रश्न। इसमें क्या है कि इसमें वो डिफरेंस बताना है कि जो प्रकाश में तो होता है जबकि ध्वनि में नहीं होता। वैसे इसी बेस्ड हमने क्वेश्चन आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवण, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन। जो पोलराइजेशन की घटना है, जो पोलराइजेशन इफेक्ट है, वो लाइट में तो होता है, प्रकाश में होता है, जबकि साउंड जो ध्वनि होती है उसमें नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के पास रखते हैं क्योंकि। आपने भी देखा होगा जब आप बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, किसी को आवाज़ मारते हैं, दूर खड़े व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए किसी का, तो आप क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को मुंह के करीब लाते हैं और एक सीधा रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ की सीधी ही जाए। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ऑप्शन बी, ध्वनि पूर्णतः ध्वनि की बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऐसा करने से क्या है कि जो आवाज़ है वो सीधे आगे की तरफ जाएगी एक ही दिशा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन डी रेडियो तरंगों की आवृत्ति के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता ही है, ऑप्शन सी, यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता है, यानी कि जो साउंड इंटेंसिटी है, उसको मेज़र करने के लिए हम डेसिबल यूनिट का प्रयोग करते हैं कि ध्वनि कितनी है, 80 डेसिबल, 50 डेसिबल, ऐसे करके। तो जैसे हम दूरी नापते हैं तो दूरी क्या है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो ऐसे अगर हम ध्वनि नापेंगे तो वो उसके पीछे डेसिबल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। में पूछा है कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि यानी कि इको, यानी कि साउंड का गूंजना। अगर जैसे हम रूम में बोल रहे हैं, बंद रूम में, तो आवाज़ गूंजती है, तो इसका क्या रीज़न है? ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन डी ध्वनि की चाल। तो इसका करेक्ट आंसर है, यानी करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन, यानी साउंड का रिफ्लेक्शन। जो साउंड रिफ्लेक्ट करता है तभी वो हमें गूंजती हुई सुनाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो ये फैक्चुअल है, तो इसका सीधा आंसर है 17 मीटर। अगर हमें अपना गूंजने वाली आवाज़ सुनिए, यानी जैसे पहाड़ों पर अगर हम आवाज़ मारते हैं तो उसके लिए क्या है, जो आवाज़ लौट के आनी चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम एक दूरी होनी चाहिए, 17 मीटर से कम ज़्यादा ही होनी चाहिए जहाँ से वो टकरा के आ रही है। सपोज करो यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ से हम बोल रहे हैं और सामने एक दीवार है, इससे ये टकरा के अगर वापस आएगी तो यहाँ से और यहाँ के बीच में कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए। उससे ज़्यादा कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 17 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रडार की जो कार्य प्रणाली है निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। आपने रडार का नाम सुना ही होगा। ज़्यादातर जो रडार होते हैं वो मोस्टली वायुयानों की जो दिशा निर्धारण में काम आते हैं या किसी चीज़ का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन बी रेडियो तरंगों का परावर्तन, ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी रमण प्रभाव, यानी कि रमन प्रभाव, जिसे रमन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। रडार क्या होता है? रडार एक टाइप की छतरी टाइप नुमा एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। वो घूमता रहता है और चारों तरफ हमने
रेडियो तरंगें छोड़ता रहता है। और ये रेडियो तरंगें अगर कोई इनके ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में आता है तो उससे टकराती हैं और लौट के वापस आती हैं। जब ये लौट के इस पे वापस आती है तो ये इनको फिर ऑब्जर्व करके उसकी दूरी और उसकी आकृति का पता लगा लेता है। जो जहाज़ जो होते हैं जब वो एयर में ट्रेवल करते हैं तो उसका पता लगाने के लिए हम रडार का ही यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि किसी प्रतिध्वनि यानी कि इको साउंड को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। यानी कि जो हमने कुछ बोला और वो जब रिफ्लेक्ट होके वो इको होके यहाँ की गूंज के जब वापस आएगा तो उन दोनों के बीच का टाइम कितना होना चाहिए। तो वो कम से कम 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1/10 सेकंड से अधिक का टाइम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि 1/10 सेकंड यानी कि सेकंड के 10वें भाग, इस इतने टाइम तक तो जो हमने बोला है उसका प्रभाव हमारे कानों पे स्वयं ही रहता है। तो जो हमने बोला है वही हमारे कानों पे उसका इफेक्ट 1/10 सेकंड तक बना रहता है। अगर इसके बाद कोई इको आ रही है यानी कि कोई गूंजी हुई आवाज़ आ रही है तो ही उसको हमारे कान सुन सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/10 सेकंड से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया कि अच्छे ऑडिटोरियम का मतलब वैसे आप समझ गए होंगे अगर इंग्लिश मीनिंग है। ऑडिटोरियम जैसे यहाँ मूवी हॉल होते हैं या जिनमें सभाएं होती हैं उनको ऑडिटोरियम बोलते हैं। कि जो दीवार, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, गिलास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? यानी कि जो मूवी हॉल हुए या जिनमें सभाएं होती हैं जिन भवनों में, तो उनकी जो दीवार या छत होती हैं उन पे क्या कुछ ना कुछ कालीन टाइप की चिपके रहते हैं। तो वो किस लिए होती है? तो उसका मतलब ये होता है कि जिससे कि जब उनमें कोई बोला जाता है तो उसमें साउंड सिस्टम लगा होता है, तेज़ आवाज़ रहती है तो वो गूंजे ना। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना यानी कि गूंजने को रोकना, प्रतिध्वनि इको। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो जैसे हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि इको सुनने के लिए मिनिमम जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। तो वहाँ बताया हमने 1/10 सेकंड होना चाहिए या इससे अधिक हो। तो उसी का जो वेव बताया था कि क्यों होना चाहिए, तो यही दोबारा पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर 50 में। तो इसमें पूछा है कि ध्वनि का जो प्रभाव है यानी कि जो हमने बोला है वो मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो मतलब जो हमने बोला है वो लगभग 1/10 सेकंड तक हमारे कान पे उसका इफेक्ट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसी वजह से जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1/10 सेकंड से अधिक का होना चाहिए, तभी हम दूसरी जो गूंजने वाली साउंड है उसको सुन पाएंगे। ना तो अगर इससे कम होगा तो हम अपनी ही वाली जो हमने बोला है बस वही सुन पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। यानी जो इको साउंड होता है गूंजना किसके कारण होता है? तो वो परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण। इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। तो जैसे हम अगर यहाँ हैं और यहाँ से हम कोई साउंड भेज रहे हैं, बोल रहे हैं, और इस यहाँ से किसी दीवार या किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आ रहा है लौट के, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 56 फीट होनी चाहिए, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 30 मीटर। तो इतनी बीच में दूरी होनी ही चाहिए, इससे अधिक ही अधिक होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप आप समझ गए होंगे, जो डॉक्टर हमारे जो हार्ट बीट सुनने के लिए यूज़ करते हैं वही स्टेथोस्कोप होता है। तो इसका ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परावर्तन। ठीक है। इसी थ्योरी पे स्टेथोस्कोप काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ध्वनि तरंगों के रिक्त स्थान दे दिया के कारण उत्पन्न होती है। यानी प्रतिध्वनि तरंगों के किस प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। तो इको साउंड आपको कई क्वेश्चन हम बता दिए है क्या होता है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण यानी रिफ्लेक्शन के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा है कि सोनार क्या होता है।
इट इज़ लाइक टू ए रडार। जैसे रडार होता है जहाज़ों के लिए, एरोप्लेन के लिए, ऐसे एक सोनार होता है। सोनार किसके लिए होता है? वो जो पानी के जहाज़ होते हैं, शिप्स होते हैं, उनके लिए होता है। तो सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा यानी कि सेलर्स द्वारा, नेवी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो सोनार का उपयोग कौन करता है? नेवी करती है, जिससे पानी वाले जहाज होते हैं उसमें। क्योंकि सोनार की जो रडार की जो रेडियो तरंगें होती हैं वो किस में छोड़ी जाती हैं? वो एयर में छोड़ी जाती हैं, जबकि सोनार में क्या वो जल के अंदर छोड़ी जाती हैं। तो इससे क्या, जो जल में पनडुब्बियाँ रहती हैं जो अंदर अंदर चलती हैं पानी के, उनका पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। जो शिप्स चल रहे होते हैं उनको डुबाने के लिए क्या दुश्मन किसका यूज़ करता है? वो पनडुब्बियों का यूज़ करता है शिप्स को डुबाने के लिए। तो उन पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए जो जहाज़ होता है वो सोनार का यूज़ करता है, जिससे कि पता लगाया जाए कि अंदर नीचे समुद्र में कोई पनडुब्बी है या नहीं है। उससे उसकी दूरी के बारे में भी पता चल जाता है कि वो कितनी दूरी पे और कितनी स्पीड से चल रही है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे अच्छे से, आपने इन्जॉय भी किया होगा इनको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और शेयर करें जिनके लिए भी यूजफुल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आप इसको डिसलाइक ज़रूर करें। एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए।